तो लाइट चैप्टर में ऑफ कोर्स 8th क्लास 9th क्लास में थोड़ा थोड़ा बहुत तो ये चैप्टर आ चुका है ना, कि लाइट है क्या। रिफ्लेक्शन भी हम पढ़ लेते हैं 8th क्लास में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट जो है फ्रेशली 10th क्लास में आएगा। ठीक, तो सब कुछ जानने से पहले हम सबसे बेसिक चीज़ पढ़ते हैं कि लाइट क्या है। लाइट को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो। ठीक है, लाइट को देख सकते हो, फील कर सकते हो, और जिस भी चीज़ को हम फील कर सकते हैं वो क्या होती है, केमिस्ट्री के फॉर्म में बोलते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि आप इसको टच नहीं कर सकते हो तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी ऐसी एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी लाइन में जो ट्रेवल करती हो, ऐसी एनर्जी की फॉर्म को हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। यानी लाइट कुल मिला के इसका काम एक्चुअली में होता क्या है, लाइट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। यानी अगर प्रकाश ना हो भैया, धरती पर रोशनी ना हो या कहीं पर भी रोशनी ना हो, तो तुम चीज़ों को, इंसानों को, इंसान आपस में, ये जितना भी तुम कलरफुल वर्ल्ड देख पा रहे हो वो सब देखने में असमर्थ हो जाओगे। लाइट आती है, लाइट टकराती है, वो टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, तब जाकर हम किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं। तो जितनी भी सुंदर दुनिया दिख रही है केवल इस वजह से दिख रही है क्योंकि क्या है, लाइट है। अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में लाइट का सोर्स क्या है, सोलर सिस्टम में कौन है सोर्स, सोलर सिस्टम में सोर्स है क्या भाई, एक मात्र सन। धरती पे क्या है सोर्स, लाइट का। बहुत बड़ा सोर्स तो ऑफ कोर्स सन है, उसके बाद इंसानों ने अपने अपने सोर्स बना ही लिए। बल्ब है, मोबाइल में आजकल टॉर्च है, मोटोरोला वाला भी टॉर्च है बढ़िया सा, ऐसे हिला दो 2 बार तो मस्त लाइट जल जाती है। तो यानी लाइट की मदद से हम क्या देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। और इसका तो रियल लाइफ एग्जाम्पल प्रैक्टिकल कर सकते हो भाई। कमरे में जाओ, लाइट सारी बुझा दो, फिर दोनों दोस्त एक दूसरे को देखो, दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो। ऑफ कोर्स नहीं दिखोगे। कब तक नहीं दिखोगे, जब तक कि लाइट ना जल रही हो। लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो ही हमें वो चीज़ें दिखाई देंगी, वरना नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइट की कुछ प्रॉपर्टी और, कि लाइट जो ट्रैवल करती है, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी इतनी स्पीड से चलती है लाइट। लाइट को ट्रैवल करने में, लाइट की जो ट्रैवल करने की स्पीड है वो क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। कि एक सेकेंड में कितने मीटर जा सकती है, 30 करोड़। अब 30 करोड़ एक काफ़ी लंबी डिस्टेंस है। अगर बाई एनी चांस ह्यूमंस इसको अचीव कर लें, इस लाइट को, स्पीड को अगर हम अचीव कर लें, तो ईजिली क्या कर सकते हो, टाइम ट्रैवल कर सकते हो। जैसे कैसे कर सकते हो, अब एक चीज़ समझते हैं टाइम ट्रैवल के लिए। मान लो यहाँ कुछ ये बॉल है, ये तुम जानते हो ईजिली कि इस पर लाइट पड़ेगी, इस पर लाइट पड़ेगी, और ये कोई यहाँ व्यक्ति बैठा है, इस पर जब ये लाइट पड़ेगी, लाइट आके टकराएगी और आंखों तक पहुँचेगी, तभी ये बॉल मुझे दिखेगी, राइट। अब लाइट के ट्रैवल करने की स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, बाई एनी चांस तुम इससे थोड़ा सा आगे चले जाओ, 3.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अगर तुम्हारे पास स्पीड है, यानी लाइट ट्रैवल कर रही है, उससे भी 0.2 आगे मीटर पर सेकेंड स्पीड में हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली में क्या देख लेंगे, फ्यूचर देख लेंगे, है ना। जो चीज़ हुई नहीं है वो भी तुम्हारे पास, पास्ट देख लेंगे ना हम, क्योंकि हम पहले ही पहुंच चुके हैं। तो अभी वो लाइट आई नहीं है, लाइट पहुंचने में टाइम लग रहा है। अब जैसे कि हम ट्रैवल कर करके किसी और पार्ट में पहुँच जाएँ, अपनी गैलेक्सी को पार निकल जाएँ, जहाँ लाइट ट्रैवल करने में ही, अभी मान लो लाइट को पहुँचने में लगेंगे एग्जाम्पल के लिए 20 साल, 50 साल, 100 साल, और तुम वहाँ पहले ही पहुँच चुके हो, अभी लाइट वहाँ पहुँची नहीं है ट्रैवल करके। तो यानी क्या देख रहे हो एक्चुअली में, वहाँ पहुँचने के बाद जो धरती पे चीज़ें हो रही हैं वो एक्चुअली में क्या हो रही है, पास्ट वाला कंडीशन हो रही है सारी। यानी पुरानी घटनाएं जो धरती पे हो चुकी हैं वहाँ तुम्हें अब दिखेंगी जब लाइट पहुँचेगी। तो एक्चुअली में एक हिसाब से देखो तो फ्यूचर में पहुँच चुके हो, है ना। तो लाइट की अगर स्पीड अटेन कर सकता है ह्यूमन, तो ईजिली टाइम ट्रेवल कर लेगा। टाइम ट्रैवल कोई बहुत लंबा कॉन्सिक्वेंस नहीं, कोई बहुत लंबा वो नहीं है, बस एक सिंपल थ्योरी है कि अगर मनुष्य यहाँ तक पहुँच गया, इसी स्पीड को अचीव कर लेगा, तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। और टाइम ट्रैवल केस में भी पॉसिबल क्या है, पास्ट को देखना ज़्यादा पॉसिबल है बजाय फ्यूचर के, क्योंकि लाइट भाई जब ट्रैवल करके आएगी तो अपने पास्ट वाली कंडीशन को ही लेकर आएगी, फ्यूचर वाली कंडीशन को नहीं लेकर आएगी। तो माना जाता है और ज़्यादा जोर इस बात का ही है कि लाइट के केस में, मतलब हम जो टाइम ट्रैवल का केस है उसके अंदर हम पास्ट को देख सकते हैं। ठीक, तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टी हो गया कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है,
लाइट एक ऐसी चीज़ है जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में, जो भी ये कलरफुल वर्ल्ड है, पूरी दुनिया सुंदर सी दिख रही है, इसको देखने में मदद करती है। थर्ड, 3 × 10⁸ पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या होती है, स्पीड। अब इतना अगर समझ चुके हैं तो पहला प्रोसेस आता है इसका, जो सबसे मेन टॉपिक आता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी उससे पहले, अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इधर पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट टकराकर जब वापस उसी मीडियम में आ जाती हो तो उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का टकराना। अब लाइट दो तरीके से टकरा सकती है, अगर मीडियम सेम है तो उस केस में रिफ्लेक्शन होगा, अगर मीडियम चेंज हो जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो फिलहाल हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो वो प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच लाइट गेट reflected in यानी किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद अगर लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाइस, करो सर, पॉज कर। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। 8th क्लास में ऐसा पढ़ लिया होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए पहले एक मिरर समझते हैं, मिरर क्या होता है। अच्छा, मिरर बनाने की प्रोसेस पता है, पहले के टाइम पे मिरर कैसे होते हैं, पहले के टाइम में मतलब लोग अपनी शक्ल कैसे देखते होंगे खूबसूरत से, हैं। बहुत पहले देखोगे तो पानी में, बहुत पहले। उसके बाद जैसे धीरे धीरे समय अपडेट हुआ तो लोगों ने जो है ग्रेनाइट के पत्थरों को घिसना शुरू कर दिया। जब वो ग्रेनाइट के पत्थर चिकने हो जाते थे तो उसमें थोड़ा बहुत चेहरा दिखता था, लेकिन बहुत ब्लर दिखता था। फिर और भी समय में अपडेट होते 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 एक एल्युमिनियम की जो शीट आने लगी, उस पर थोड़ा पीछे से पॉलिशिंग करने शुरू कर दी, तो उससे थोड़ा चेहरा साफ दिखने लगा। और जब समय आया, मतलब ये 17वीं या 18वीं सदी की बात है, 17वीं सेंचुरी की बात होगी, जिसमें एक साइंटिस्ट ने जो है एल्युमिनियम की ही सीट पर पीछे सिल्वर का पेंट कर दिया, यानी सिल्वर की कोटिंग कर दी, उसको कोटिंग बोला जाता है। तो अगर यहाँ मिरर के दर्शाएंगे तो हम इस प्रकार से शो करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इधर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और पीछे का वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस, यानी जिस पे पॉलिश की जाती है। अब पॉलिश कर रहे हैं, अगर हम नॉर्मली केस में कहें तो सिल्वर की करते हैं। ठीक, पॉलिशिंग करने से क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी मीडियम में वापस आएगी, पार नहीं निकल सकती है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के पार लाइट चली जाएगी तो कैसा हो जाता है, ट्रांसपेरेंट, है ना। ऑब्जेक्ट देखो ना, 3 टाइप के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो अपने को बनाना होता है एक्चुअली में ओपेक, जिसके अंदर लाइट टकराए और वापस आ जाए, और पीछे ऐसी पॉलिशिंग कर देंगे कि वो शाइनी सरफेस हो जाता है, जिसकी वजह से ईजिली इमेज दिख जाती है। ठीक, तो मिरर से आगे बढ़ते हैं, यानी मिरर का कुल मिलाकर काम क्या होता है, इमेज प्रोड्यूस करना, हमें इमेज दिखाना। मिरर अलग अलग टाइप के होते हैं, अभी यहाँ पढ़ेंगे हम प्लेन मिरर है, आगे पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर, जो कि 2 टाइप के होंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, फिर उसी से चैप्टर रिलेटेड है ये पूरा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझते हैं पहले। उसको समझने के लिए मान लो किसी ये सोर्स से, कोई सोर्स ए है, यहाँ से लाइट आई, ये एक लाइट रे आई, इस मिरर पे टकराने के बाद ये लाइट वापस चली गई। ओके, कुछ नाम वाम देना होगा ऑफ कोर्स। जो लाइट आती है उसे बोला जाता है इंसिडेंट रे, जो टकरा के जाएगी वो होगी रिफ्लेक्टेड रे। ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर दोनों मिलेंगे, इसको ओरिजिन भी बोल सकते हो, ओ से डिनोट कर सकते हैं। ओके, इसी ओरिजिन से एक लाइन जाती है जो परपेंडिकुलर होती है मिरर के, बिल्कुल क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री पर होगी। इस परपेंडिकुलर लाइन को बोला जाता है क्या, नॉर्मल। नॉर्मल लाइन भी बोल सकते हो, नॉर्मल रे, कुछ भी बोल दो। ठीक, तो अब यहाँ देखो, मैथ में पढ़ा होगा एंगल कहाँ बनते हैं भैया, जहाँ पर भी 2 लाइन आपस में मिलती हैं वहाँ क्या बनता है, एंगल बनता है। तो देखो, एक ये इंसिडेंट रे और एक ये नॉर्मल लाइन, इसके बीच में एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल आई या एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम ऐसे ही नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, जिसे क्या बोलेंगे, एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, इनकी डेफिनेशन आएगी तो क्या कोई बड़ी बात है। इंसिडेंट रे पूछे, इंसिडेंट रे क्या हो जाएगी, तो इंसिडेंट रे जो रे ऑफ लाइट क्या हो रही हो, इंक्लाइन हो रही हो, जो मिरर पर आती है।
अब कमिंग लाइट को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। जो लाइट टकरा कर जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछे तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी कहानी समझ गए? जो जो पार्ट है इसमें बना लिया। अब इस बेस पर दो लॉज आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। पहला इधर लिखते हैं। पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन ऑल लाई ऑन सेम पॉइंट। अगर इसकी बात समझे तो ये क्या कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल रे है, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, जिसको हम ओ डिनोट कर रहे हैं यानी ओरिजिन से डिनोट कर रहे हैं। सेकंड लॉ बहुत ही और ज़्यादा सिंपल है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सिंपल कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही होगा हर एक कंडीशन में। तो अगर एंगल आई मान लो 30 डिग्री है तो एंगल आर भी क्या होगा? वाह कितना ईजी है। लेकिन अब बोर्ड्स वाले हैं ना, तो थोड़ा 10th में ऐसा तो क्वेश्चन दे देंगे ना, देंगे कि एंगल आई में 30 और एंगल आर बताओ भाई। अरे बाप रे कितना टफ हो गया पेपर। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा तो वो घुमाएंगे। थोड़ा वो कहाँ घुमाएंगे वो हम समझ लेते हैं। पेपर में ज़्यादातर केस में क्वेश्चन क्या दे देता है कि एक तो ये वाला एंगल दे देंगे रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच का। मान लो मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझता हूँ, सॉरी इंसिडेंट रे एंड मिरर के बीच का जो एंगल है 40 डिग्री है। कितना है? 40। अब हमसे बोल रहा है कि एंगल आई बताओ और एंगल आर भी बताओ, दोनों क्या होंगे। अब बच्चे देखेंगे तो अगर इंग्लिश थोड़ी ख़राब है तो तुम तो ख़राब कराओगे, फिर वहाँ तुमने 40 देखा तो अरे वाह आई भी 40 आर भी 40, खत्म कहानी। लेकिन एक्चुअली में पढ़ोगे तो देखो क्या कह रहा है वो कि आई और मिरर के बीच का 40 एंगल है, यानी सॉरी इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का एंगल क्या है? 40 डिग्री है। तुमको ये वाला बताना है, तो कैसे बताएंगे? तो ये हमने पढ़ा है कि यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, ठीक। इस 90 में से अगर ये वाला 40 माइनस करेंगे तो ये वाला आएगा। वही काम करना है, यानी अगर एंगल आई निकालना है तो क्या करेंगे? 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, जो कि कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। और एंगल आई 50 है तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। तो ये जरूर ध्यान रखना, अगर मिरर के एंगल पे क्वेश्चन दे रहा है तो मेरे ख्याल से एमसीक्यू में स्पेशली देना चाहिए, तो इस बेस पे देना चाहिए, ना कि सिंपल वो वाला कि भाई एंगल आई 30 है तो एंगल आर भी 30 होगा। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर वगैरह, खत्म कहानी। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है किसी ना किसी सरफेस से हो रहा है, तो जो रिफ्लेक्शन के टाइप भी होंगे वो सरफेस के बेस पे होंगे। सरफेस कैसा है, इस बेस पे दो टाइप के होते हैं रिफ्लेक्शन। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इर्रेगुलर भी कह लो, इसको डिफ्यूज भी कहते हैं, व्हाटएवर। छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं, बाकी क्योंकि 10th में हो तो इतनी इंग्लिश तो बना ही सकते हो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा। वो रिफ्लेक्शन जो कौन से सरफेस से हो, स्मूथ सरफेस से जो भी रिफ्लेक्शन होगा उसको हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ऐसा रिफ्लेक्शन जो कौन से सरफेस से हो, रफ सरफेस से हो, उस रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, एग्जांपल कैसे मिलेगा तुमको देखने के लिए? एग्जांपल तुम अच्छे से जानते हो, अगर किसी प्लेन मिरर पर एक लाइट को तुम वो जो होती है ना वो लेज़र लाइट, उसको रिफ्लेक्ट कराओगे तो ईजिली जो है तुम्हें लाइट जाती हुई और आती हुई दिखाई देगी, उसकी रेस प्रॉपर दिखाई देगी। लेकिन वहीं किसी रूम के अंदर टॉर्च वाली लाइट जलाओगे तो फैल जाती है पूरे कमरे में। वो फैल ही क्यों रही है कि वो सरफेस कहीं ना कहीं अपने आप में अनइवन है, यानी रफ सरफेस है। पूरे कमरे के अंदर अगर प्लेन मिरर ही लगा दो, चारों तरफ प्लेन ही प्लेन कर दो, तो लाइट कैसे ट्रेवल करेंगी? ऐसे ऐसे, बिल्कुल उनकी रेस तुम इजीली देख सकते हो। बट क्योंकि कमरे का सरफेस जो होता है रफ होता है, नॉर्मली रफ सरफेस होने की वजह से जो लाइट है किसी भी डायरेक्शन में फैलती है, तो जो बल्ब से भी लाइट निकल रही है वो भी किसी भी डायरेक्शन में जाती है, जिसकी वजह से पूरे कमरे में क्या हो जाता है? रोशनी हो जाती है। अगर कमरे की दीवारों में प्लेन मिरर होता तो तुम्हारे कमरे में भी कुछ चीज़ मतलब लाइट ऐसे ऐसे जा रही होती है और ईजिली तुम देख पाते, मैट्रिक्स की तरह बिल्कुल ऐसे ऐसे लाइन प्रॉपर ट्रेवल कर रही होती। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के दो टाइप हो गए, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन जो कि स्मूथ सरफेस से होता है, और एक इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो कि रफ सरफेस से होता है। द रिफ्लेक्शन विच इज कॉज्ड बाय स्मूथ सरफेस रेगुलर हो जाएगा, एंड द रिफ्लेक्शन विच इज कॉज्ड बाय डिफ्यूज और रफ सरफेस उसको हम क्या कहेंगे? इर्रेगुलर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है इमेज। तो इमेज पढ़ने के लिए इमेज देखते हैं।
इमेज कैसे बनता है। तो जब सारी रे ऑफ लाइट्स होती हैं, जितनी भी रे ऑफ लाइट्स उस ऑब्जेक्ट से टकरा के आ रही हैं, वो सारी रे ऑफ लाइट जब एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट पर क्या बनती है, इमेज बनती है। बट क्योंकि फिजिक्स में और साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग इतनी सारी रे ऑफ लाइट को एग्जामिन करना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए उन्होंने मान लिया कि जहाँ पर भी 2 रे ऑफ लाइट आके मिलेंगी वहाँ पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो अगर इमेज के फॉर्मेशन के डेफिनेशन भी देखें तो वो ये रहेगी कि द इमेज इज फॉर्म्ड wherever 2 reflected light ray intersect each other। अगर 2 इंसिडेंट रे, यहाँ ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्टेड, यानी जो लाइट, ऐसा मान लो कितने कमाल की चीज़ हो कि अगर केवल ये डेफिनेशन लिख देते जहाँ पर 2 लाइट मिलती हैं, 2 लाइट मिलती हैं, क्या वहाँ इमेज बन जाएगी। ऐसा मान लो यहाँ से लाइट आ रही है, अब 2 निकलनी है यहाँ से लाइट, ऐसे एक इस पॉइंट से निकली और एक इस पॉइंट से, और यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है जो भी है जिस पर वो लाइट जाके पड़ेंगी, फिर इसकी इमेज हमें दिखाई देगी। अब मान लो ये लाइट, एक लाइट इंसिडेंट रे आई, एक इंसिडेंट लाइट ऐसा है बीच में बेचारे दोनों एक दूसरे को काट दिया यहाँ पे, तो क्या ये इमेज हमें यहीं दिख जाएगी या नहीं, नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि अभी तो वो ऑब्जेक्ट पर पड़ी नहीं है, रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई। इसलिए यहाँ शब्द आया है कि इमेज वहाँ बनती है जहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद पहली बार जहाँ पर वो लाइट रे आपस में क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो इमेज की भी इस बेस पर 2 टाइप की हो जाती हैं। एक इमेज का टाइप आता है रियल इमेज और एक आता है वर्चुअल इमेज। ठीक, अब रियल मतलब असली, वर्चुअल मतलब नकली, है ना। रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट एक्चुअली मीट्स, यानी जब रियलिटी में लाइट मिलती है, आपस में इंटरसेक्ट रियलिटी में करती है, तो उस केस में कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज। तो इसका उल्टा हो जाता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड when light appears to be meet, यहाँ यानी जहाँ पर लाइट हमें दिखती है कि मिलेगी, एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करती है, बट अगर हम उसको आगे किसी और डायरेक्शन में और आगे प्रोड्यूस करेंगे तो दिखाई देती है कि हाँ आगे हो सकता है ये इंटरसेक्ट करेंगे, उस केस में कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं कि जितनी भी रियल इमेज होती हैं वो सब क्या होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं। इन्वर्टेड यानी उल्टी होती है, ठीक, ऐसी होती है, पलटी हुई। ठीक है, और वर्चुअल इमेज सारी क्या होती हैं, इरेक्ट होती हैं। इरेक्ट बोले तो एकदम सीधी सुंदर सी, बिल्कुल जैसे तुम इस टाइम मुझे दिख रहे हो। तो अब ये सोचो, क्या हमारी आंख रियल इन्वर्टेड बना रही है, वर्चुअल इरेक्ट बना रही है। आंख की इमेज रियल इन्वर्टेड ही होती है, वो हमारा ब्रेन प्रोसेस करके उसको सीधी कर देता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अगर डिफरेंस आ रहा है ना कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में कोई 3 डिफरेंस बताओ, 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 3 पॉइंट देने पड़ेंगे। तो पहला तो ये हो गया कि रियल इमेज जहाँ पर लाइट एक्चुअली में मीट करती है, या डेफिनेशन पूछ रहा हो तो ये वाला पॉइंट लिख देना कि रियल इमेज आर फॉर्म्ड वेयर 2 लाइट एक्चुअली मीट्स। रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड, जहाँ पर रियल इमेज हमेशा क्या होती है, उल्टी होती है। वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जहाँ पर लाइट अपीयर्स टू बी मीट, यानी जहाँ पर लाइट एक्चुअली में मिलती नहीं है बट दिखाई देती है कि हो सकता हो ये इंटरसेक्ट करेगी। और ये सारी इरेक्ट होती है, इरेक्ट यानी बिल्कुल सीधी होती है। थर्ड पॉइंट इसमें हम लिखेंगे रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी स्क्रीन पर इसको प्राप्त कर सकते हो। जो पर्दे वगैरह होते हैं, जितने भी मूवी वगैरह हम देख रहे हैं, वहाँ कौन सी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। उनको इजीली इमेज पर क्या देख कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम हट जाओगे तो क्या वो इमेज भी हट जाएंगी। जैसे मान लो तुम मूवी देखने गए, अब टॉयलेट आ गया, वॉशरूम गए, तो क्या वो मूवी बंद हो गई, तुम्हारे लिए बंद हो गई, बट और लोगों के लिए तो है, एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अगर तुम अपना कैमरा रख जाते हो और उधर तुम बाहर चले गए तो उस केस में क्या हो जाएगा, इमेज तो वहीं बनी रहेगी। तो वो रियल इमेज इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि रियल इमेज को हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज जो है
इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी इनको स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते जी। एग्जाम्पल के लिए प्लेन मिरर अपने घर के शीशे में, जब तक तुम खड़े हो तब तक तुम्हारी इमेज बनती रहेगी, जैसे हम हटे इमेज भी गायब। चाहे वहाँ कैमरा रख दो, एग्जाम्पल के लिए मतलब एक कैमरे को ऐसे वो रख दो कि भाई ये बताएगा कि हाँ भाई रियल इमेज बन रही है या वर्चुअल इमेज बन रही है। तो अगर तुम्हारे हटने के बाद भी इमेज है स्क्रीन पर तो समझो रियल इमेज है। हटने के बाद अगर स्क्रीन पर जिस भी चीज़ पे तुम इमेज देख रहे हो इमेज नहीं है तो वो वर्चुअल इमेज है। तो प्लेन मिरर जो बनाता है वो कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। और जो रियल इमेज जो स्क्रीन वगैरह पर प्राप्त होती है वो कैसी होती है? रियल इमेज। तो आज के लिए यहीं तक टॉपिक रखते हैं, बाकी पढ़ेंगे कल को।